वेलकम बैक। शाहर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और जैसे ही दूसरा अशरा शुरू होता है ना तो फिर सैलून्स में भी रश होना शुरू हो जाता है। ख़वातीन जो हैं उनको याद आ जाता है कि ओहो ईद में तो अब कुछ दिन रह गए हैं और चूँकि आखिरी दिनों में ज़्यादा रश होगा तो अब हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी है ताकि हम तैयार हो जाएं। तो यकीनी तौर पर आप भी उसी प्रोसेस से गुजर रही होंगी, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आपको टाइमली कुछ ऐसी टिप्स दे दें जो अभी से अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करें या अप्लाई कर लें, या प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप ट्राई कर लें तो हो सकता है कि ईद पे आप सबसे अलग और सबसे खूबसूरत नज़र आ रही हो। सो हमने आज इसीलिए दावत दी है यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुमाइला को, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे। और डॉक्टर शुमाइला का और मेरा साथ बहुत पुराना है। मुझे जब भी कोई मसला होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है या मुझे लगता है कि कुछ करवाने की ज़रूरत है तो फिर शी इज़ द ओनली वन जिनके पास जाकर तो फिर सुकून मिलता है कि अच्छा क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। कैसी हैं डॉक्टर शुमाइला? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। ईद आ रही है गर्मियों में डेफिनेटली, और टैनिंग्स भी चल रही हैं और पसीने भी चल रहे हैं, तो बताएं कि क्या स्किन और बहुत सारी डिहाइड्रेशन। और रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा हम निगलेक्ट करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी स्किन होती है। बिकॉज हमारी डाइट भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हुई हुई होती है। उसके अलावा हमारा रूटीन बहुत ख़राब होता है, सोने जागने का रूटीन बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा बहुत सारा एक्सपोजर कुकिंग्स के साथ, और फिर उसके बाद बाज़ार के चक्कर भी लोग लगाना शुरू हो जाते हैं। सो एनवायरमेंटल असॉल्ट और जो इंटरनल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो जिसको कॉम्बैट करने के लिए डेफिनेटली अब ज़ाहिर है हम सेकेंड अशरे में दाखिल हो गए हैं, तो उसके लिए फिर अब लोग जो है वो फ्रीक आउट करना शुरू कर देते हैं कि अब तो इतने बुरे हालात हो गए हैं तो अब इसको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए वैसे? तो सबसे पहले तो घर से हम अपनी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करें। डिहाइड्रेशन जो हो रही हुई है, जो हमने बिल्कुल पानी पीना छोड़ दिया है, सिर्फ जूसेस पे और सोडा ड्रिंक्स पे और इस तरह गुजारा करें, उसको थोड़ा सा लिमिट कर दें और नेचुरल और सादा पानी की तरफ जो है सहरी से लेके अफ्तार के दरमियान कोशिश करें कि उसको थोड़ा थोड़ा करके उतना हम ज़रूर पूरा कर लें जितना वो पूरे दिन में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। नंबर वन। डॉक्टर शुमाइला, जैसे मैं हूँ ना, सादा पानी पिया ही नहीं जाता। नहीं, आपने सादा पानी नहीं पिया जाता, उसमें लेमन थोड़ा सा कुछ स्क्वीज़ डाल कर लें, कुछ ऐसी फ्लेवरिंग कर लें रादर देन गोइंग फॉर पैक्ड जूसेस और जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, या इवन फ्रेश जूसेस भी वो सिर्फ 30 to 40% एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि जो पानी है वो आपका मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है आपके बॉडी में। तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी। उसके अलावा फ्रूट इनटेक को अपने बढ़ा दें। जैसे अफ्तारी तो हम बिल्कुल जंप इन कर देते हैं ना फ्राइड और फैटी फूड्स में, तो वो फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसमें ये है कि आप उसको रिप्लेस कर दें फ्रूट से, थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स के साथ। खजूर बहुत अच्छा है, उसको ज़रूर अपनी उसमें इनकॉर्पोरेट करें। और बिल्कुल ये मना नहीं है कि ना खाएं फ्राइड फूड्स, बिल्कुल क्रेविंग्स होती हैं उसकी, लेकिन उसकी क्वांटिटी को लिमिट कर दें थोड़ा सा, और घर का बना हुआ बिल्कुल फ्रेश फूड वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फिर जहाँ तक स्किन की बात है, अच्छा सोने जागने का रूटीन, बिल्कुल नींद कम हो जाती है, उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, जिसमें डार्क सर्कल्स जो हैं बढ़ जाते हैं। बहुत सारे अंडर आई इश्यूज़ और पफीनेस इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सॉल्ट इनटेक को भी थोड़ा कम कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आई एरिया जो है वो अच्छा रिप्रेजेंट करे, तो उसमें और पफीनेस चेहरे पे आनी शुरू हो जाती है लोगों के फेस पे, जिसको आके कहते हैं कि हमें स्वेलिंग फील हो रही है, तो वो सॉल्ट इनटेक चूँकि बढ़ जाता है। अगर आप नोट करें तो जब हम अफ्तार करते हैं तो उसमें जो भी हमारा आइटम है खाने का, उसमें चाट मसाले से लेके हर उस तरह की चीज़ जो हाई कंटेंट ऑफ सोडियम है जिसमें, तो वो इंक्रीज़ड होता है। हमारे खाने ही ज़्यादातर इस तरह के होते हैं, तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करना है, और जिसकी वजह से अंडर आई एरिया की जो पफीनेस है और जो स्वेलिंग है या एडिमेटस लुक है आपका, वो बेहतर होता है, और नींद भी बहुत अच्छी आती है अगर थोड़ा सा हम सॉल्ट इंटेक कम कर दें। तो इस सारी रूटीन को ठीक करना है सबसे पहले, तो ये जो हम घर में कर सकते हैं। ये तो बड़ी आसान चीज़ें लग रही हैं, कर लेंगे ना सब लोग। ये करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जब आप इन फ्लो होते हैं और सारा घर उसी तरह चल रहा होता है, तो फिर आप कहते हैं छोड़े हम कल से करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आती। अच्छा, उसके अलावा अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चूँकि डिहाइड्रेशन हो गई हुई है और वेदर बहुत गर्म है, तो स्किन जो है वो ड्राई, चैपी और वो एक्सफोलिएटिंग मोड में ज़्यादा है, तो जगह जगह चैपी स्किन, और लोगों को लगता है कि हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट होकर उतर रही है या ज़्यादा ड्राई हो रही है। तो डेफिनेटली सारा कुछ आपका इंटेक ही कम है, और ऊपर से विटामिन्स और मिनरल्स, और हमारा नॉर्मल खाना भी उससे कम हो गया हुआ है, और वो तो हम ले ही नहीं रहे एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स। तो उसकी वजह से जो है स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड और विदर्ड और ड्राई होती है। उसके लिए इन ऑफिस प्रोसीजर्स भी हैं, और घर में भी, जैसे आप वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक एक्सफोलिएशन स्टार्ट कर दें। मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग और एक्सफोलिएशन जो है और क्लींजिंग अपनी रूटीन में जैसे पहले रखते थे ज़रूर रखें, और अगर नहीं रखते थे तो शामिल कर लें। अच्छा, एक्सफोलिएशन घर में कैसे की जा सकती है? घर में एक्सफोलिएशन आपने ऐसे करनी है कि कोई भी जेंटल किस्म का स्क्रब जिसमें बहुत बड़े बीड्स ना हो,
آپ وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اورنج پیل ہے یا اس طرح سے ہم ہلدی اور اس طرح سے نارمل جس طرح ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں, لیکن پلیز اس کا پیچ ٹیسٹ کر لیجیے گا. اسی کے بہت سارے ریئیکشنز یا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی گھریلو چیزیں جن کو ہم لگا لیں گے تو کبھی کچھ نہیں ہوگا, لیکن دے ڈو ریئیکٹ. تو اس طرح سے اس طرح بنانا پیل از ویری نائس. جو بنانا کا چھلکا ہوتا ہے اس کو آپ بنانا کھا کے اگر اس چھلکے سے اپنے فیس کے اوپر جو اندر کی والی سائڈ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا جسٹ فار 1 منٹ اور اس طرح سے رب کر لیں تو وہ بھی کافی اچھی ایکسفولیشن کرتا ہے اور ہائیڈریشن بھی بہت امپروو کرتا ہے. ویری گڈ. سو آج کل تو ہر گھر میں فروٹ چاٹ ضرور بن رہی ہے, تو یہ مساج اور یہ فیشیل تو آپ شروع کر دیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس کے علاوہ پھر گھر میں آپ نے اپنا وہی روٹین آپ نے ضرور ہر وضو کے بعد, وضو کی بھی وہ بڑھ جاتی ہے, آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ نماز تو پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہر وضو کے بعد اپنے چہرے کو ضرور موئسچرائز کریں ہیلورونک ایسڈ کریمز کے ساتھ یا کوئی بھی اچھی موئسچرائزنگ کریم جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنی اسکن کے لیے, جو اچھا ہائیڈریٹ کرتی ہیں, تو اس کے ساتھ آپ نے ضرور موئسچرائز کرنا ہے. اب ان آفس ٹریٹمنٹس میں ہمارے پاس بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں جو پرٹیکولرلی اسکن کے اندر جا کے جو ہے وہ ہائیڈریشن دیتے ہیں, جس میں ہائیڈروفیشیلز ہیں جن کو ہم ہائیڈروڈرم ابریشنز بھی کہتے ہیں, جو ایک خاص ٹپ ہوتی ہے جس کے ساتھ اسکن کو ابریٹ کر کے ایٹ دا سیم ٹائم وہ سیرمز اندر جاتے ہیں آن دا ڈیپر لیئرز آف دا اسکن, جو کہ ہم نارمل حالات میں اوپر سے لگاتے ہوئے اتنی ڈیپتھ میں اسکن کی نہیں جا سکتے. تو وہ ایکسفولیشن بھی ساتھ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کی ہائیڈریشن اور ہیلدی سیرمز بھی اسکن میں گلو کے لیے ہوں یا وائٹننگ کے لیے ہوں یا پلمپنس کے لیے ہوں تو وہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسکن بوسٹرز آر کوائٹ ان. Skin boosters I like them very much because they have immediate hydration, plumpness, resilience اور ایک جو anti fatigue look ہے اور skin کا ایک rested look ہے that we can achieve with the skin boosters. یہ کیا tiny چیز little ہوتی ہے؟ injections. اچھا اوکے ٹھیک. ٹائنی لٹل انجیکشنز ان دا اسکن, انٹرڈرمل یعنی کہ اسکن کے اندر ہم وہ انجیکشنز مختلف پوائنٹس پہ ڈالتے ہیں جو کہ دیر آر رچ ان ہیلورونک ایسڈ, بہت سارے امائنو ایسڈس, نیوکلیوٹائڈس اور بہت ساری ایسی ہیلدی چیزیں جو اسکن کی گلو کے لیے چاہیے یا نیوٹریشن کے لیے چاہیے, نرشمنٹ کے لیے چاہیے, وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اور وہ خود بخود اسپریڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ نیڈ سرٹن 2 to 3 sittings. Some boosters need 2 sittings, some boosters need 4 sittings, just 10 days apart یا week apart. تو it's the right time to start it. تو وہ ایک بہت اچھا سا, جتنی بھی آپ کی اسکن میں ہائیڈریشن کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسے انوائرمنٹل ایگریشن کی وجہ سے فٹیگ آیا ہوا ہے یا اسٹریسڈ لک ہے, تو اس کو بہت کام اور سپل اور اسکن کا جو گلو ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. سو یہ تو چیزیں ہوگی جو کہ اگر رنگ کا کوئی ایشو ہے اور ہم چاہ رہے ہوں, ٹو ٹونز ہو جاتی ہیں. ٹو ٹونز کیوں ہو جاتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ گرمیاں آتے ہی ہاتھ پاؤں بھی کسی اور رنگ کے, ماتھا کسی اور رنگ کا, گردن کسی اور رنگ کی, کچھ عجیب و غریب ہی کمبینیشن بن جاتا ہے. دیکھیے فرح, سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے وی آر پیپل آف پگمنٹ. ٹھیک. ہم ایشینس ہیں, وی آر یلو پیپل اور ہمارے اندر پگمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایٹماسفیئر, ہمارا جو سن ہے دیٹ از کوائٹ اگریسو. پھر کوئی بھی اسکن ہو, چاہے وہ ایشین ہو چاہے کوکیشین ہو, اس کا جو ہے اگر آپ نہیں اس پہ سن بلاک نہیں اپلائی کریں گے, اس پہ کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں لگائیں گے جو اسکن کی پگمنٹ کو لائٹن رکھے یا دبا کے رکھے, تو ڈیفینیٹلی ود لانگر ایکسپوجرز یا انہیلدی اسکن روٹین یا آپ کے ایکسپوجرز چاہے وہ کچن میں بہت زیادہ ہوں یا اس طرح سے باہر نکلنے کا بہت سارا کام ہو, تو ڈیفینیٹلی اسکن کے جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں, جیسے فور ہیڈ آپ نے کہا, بعض دفعہ دوپٹے سے یا اسکارف سے یا حجاب سے لوگ کور کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیس کو, لیکن جو ایکسپوزڈ ایریا, فور ہیڈ رہ جاتا ہے, آپ کی چیک بونز رہ جاتی ہیں, نوز رہ جاتی ہے, تو یہ وہ سرٹن ایریاز ہیں جو ان ایون ٹون ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں کو تو کبھی لفٹ ہی نہیں کراتے نا ہم لوگ, تو سارا زور چہرے پہ ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے میمز بھی بنے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے چہرے الگ رنگ کے ہوتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں, اس لیے کہ لوگ ہاتھ اور پاؤں کو شاید بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی اتنی پروٹیکشن کی اور چیزیں استعمال کرنے کی اور حفاظت کی اور ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز وہ نظر آتی ہیں چیزیں. اچھا, اس کے علاوہ سن بلاک لگانا از ویری امپورٹنٹ. اسکن کی ہائیڈریشن جیسے میں نے بتایا اٹس ویری امپورٹنٹ, اور کرنے کے لیے بہت سارے لائٹننگ ایجنٹس ہم یوز کرتے ہیں تاکہ جو ان ایون ٹون ہمیں آ گئی ہوئی ہے, جیسے آپ اس دن 23 مارچ کو سارا دن میں دیکھ رہی تھی, اٹ واز اے لولی نریشن, بہت
खूबसूरत आप करती लेकिन हैं। इतनी टैनिंग हुई है उसकी वजह से कि अभी तक वो मैं देख रही थी और मुझे लग रहा था कि अब फरा का बहुत बुरा हाल होने वाला है कुछ अरसे में, और वो बाकायदा पील होती है स्किन और इतनी ज़्यादा टैनिंग के साथ। तो वही है कि अगर आपने सन ब्लॉक मेकअप जो है वो सन ब्लॉक इनकॉर्पोरेटेड लगाया हुआ होता तो थोड़ी सी बचत हो जाती। इतने रेपिटेशंस का टाइम नहीं होता, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे पाउडर्स भी आ गए, जैसे आपका काम है पाउडर्स ऐसे हैं जो सन ब्लॉक इंड्यूस्ड हैं, जिसमें SPF 50+ तक तो है। अच्छा। तो उसका रीटच भी आप कर सकते थे उस वक्त ड्यूरिंग योर ट्रांसमिशन, कि वो थोड़ी सी बचत हो जाती। लेकिन अब उसको ठीक करने के लिए देयर आर लॉट मैनी थिंग्स। शुरू के 4-5 दिन तो हम स्किन को रेस्ट कराते हैं, एक नॉर्मल क्लिनजिंग आपको घर में ही बता देते हैं कि आप इस तरह करें। 5-6 दिन आफ्टर द टैनिंग उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। हमारे काम में अगेन वही, एक तो स्किन की क्लिनजिंग डीपर लेवल्स पे जाके, हाइड्रोफेशियल्स, फिर कुछ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड्स यानी कि विटामिन C, कोजिक एसिड, लिकोराइस, ऐसे बहुत सारे लाइटनिंग एजेंट्स जो हैं ऐसी चीज़ों में मौजूद हों जो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके उसकी लाइटनिंग करें और पिगमेंट को कंट्रोल करें या पिगमेंट को लाइट करें। उसके अलावा देयर आर रीजुविनेटिंग लेजर्स, जिनको हम लाइटनिंग लेजर्स भी कहते हैं, आसान अल्फाज में उनको ब्लीचिंग लेजर्स भी कहते हैं। अच्छा, रियली? हाँ, एंड दे आर वेरी नाइस, वेरी सेफ। और मैंने अपने पेशेंट्स को जो है उसको यूज़ करते हुए उससे ज़्यादा किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं देखा। कौन से वाले हैं वो लेजर्स? दे आर द मल्टीपल, स्पेशली द पीको लेजर्स, द क्यू स्विच लेजर्स, दे आर ऑल ब्लीचिंग एंड पिगमेंट टारगेटिंग लेजर्स। ये पिगमेंट को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका अगर अनइवन टोन हो रहा है स्किन के ऊपर या टैनिंग आ गई है, तो उसको देख के हम असेस कर लेते हैं कि टैनिंग किस तरह की है, इसको कितने दिनों के बाद हमने इसको इस तरह का ट्रीटमेंट पे डालना है या शुरू करना है। डॉक्टर शमाइला, ये जो लेजर्स हैं आई एम फेमिलियर, लेकिन ये तो हेयर रिमूवल के लिए भी यूज हो रहे होते हैं, उसमें नहीं भी? फरा, दीज आर नॉट हेयर रिमूवल लेजर्स। अच्छा। जो जिसमें मैंने आपका क्यू स्विच लेजर्स का नाम लिया, सम ऑफ द क्यू स्विच आर विच वी हैव, यू नो, दे आर सो मच हाई पावर्ड कि वो पीच फस को मैनेज करती हैं। ठीक। एक तो पीच फस इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर हेयर रिमूवल। पीच फस यानी कि जो बहुत ही रुएं जैसा बाल होता है लोगों के मुंह के, बच्चियों के मुंह के ऊपर, उसको प्लीज़ हेयर रिमूवल पे ना डलवाएं और उनको वैक्स भी ना करें, उनको कुछ ना करें। एक नॉर्मल ह्यूमन स्किन है, उसके ऊपर थोड़ा सा बाल होना इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, बुरा लगता है तो उसको ये वाले जो मैनेजमेंट लेजर्स हैं इन पे डालें, ताकि वो थिक भी ना हो और उसकी जो डेंसिटी है या जो उसकी वो मोटा ना हो जाए या उसकी बढ़े ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कुछ लोग ज़बरदस्ती जाके, और कुछ जगहों पे भी ऐसा होता है कि जी नहीं भी ज़रूरत है तो बस लिटा दो, पूरा फेस जो है वो लेज़र हेयर रिमूवल पे। लेज़र हेयर रिमूवल हैज़ अ डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट कैंडिडेट होता है। बाल जो है वो टर्मिनल हेयर होता है, वो बाल हिरसूट वाला होता है जो हमें नज़र आता है कि ये मोटा बीमारी वाला बाल है। दैट इज़ द कैंडिडेट ऑफ लेज़र हेयर रिमूवल, जिसमें हम फिर क्लेम करते हैं कि 80% हेयर रिडक्शन आती है बाय सीइंग ऑल्सो द अंडरलाइंग इशूज़ कि किस इशू की वजह से बाल आ रहा है। आइदर वो कोई हार्मोनल इशू है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज का पेशेंट है, या कोई हेरिडिटी इशू है। कुछ लोगों के ख़ानदानी बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं चेहरे के ऊपर। तो वो सारा कुछ एक पूरी असेसमेंट के बाद स्टार्ट करना चाहिए, और किस एरिया पे कौन सा लेज़र यूज़ होना है, कौन सा वेवलेंथ वाला लेज़र यूज़ होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस बाल की कौन सा बाल कितना मोटा है, उसके लिए एक अलग लेज़र होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आप मैं जैसे शुरू में भी कह रही थी, हर कॉर्नर पे आपको ना एक क्लिनिक नज़र आ जाएगा जहाँ पर क्लेम किया जा रहा होगा कि यहाँ पे लेज़र भी किया जाता है, और आप रेट्स कंपेयर करें तो बाजू का तो बड़े अच्छे पैकेजेस भी दे रहे होते हैं। लेकिन डोंट मेस विद योर सेल्फ, अपनी स्किन के साथ, अपनी चीज़ों के साथ हमेशा ऑथेंटिक, जैसे डॉक्टर शमाइला हैं या और कोई ऐसे जिनके बारे क्रेडिबल हैं जो लोग, उनके पास जाएं, क्योंकि वो आपको सिर्फ लिटा कर तो पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि आपका मसला भी हल हो जाए। अच्छा, एक तो ये हो गया। कोई नई चीज़ें भी आई हैं इसके अलावा जो कुछ ऐसी, मैं अभी इंस्टाग्राम पर ही मैं देख रही थी कि जी लिप लाइटनिंग लेज़र भी कोई आ गया है, और उसके साथ लोग लिप लाइटनिंग जो है वो भी करवा रहे हैं। वही लेज़र है, लाइटनिंग लेज़र्स जो पिगमेंट को टारगेट करते हैं, दे आर लिप लाइटनिंग लेज़र्स। अच्छा, देखिए लिप भी अगर वो ब्लैक हो रहे हैं या डिसकलर्ड हो रहे हैं तो वो भी ब्लैक पिगमेंट आ रहा है ना, राइट। तो वो भी हम इन्हीं लेज़र्स के साथ उसको करते हैं। वो होता क्या कि कुछ अरसे बाद उन्हीं चीज़ों को कुछ नया नाम दे दिया जाता है, या कुछ लोग जो हैं जो दे वेरी स्मार्ट इन दिस कि वो एक नए नाम के साथ उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं जस्ट टू ट्रिगर या टू कैप्चर द मार्केट कहना चाहिए। तो उस स्किन बूस्टर जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू बज़ बेसिकली, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। पहले हम इनको मीजोथेरेपीज़ की तरह करते थे, वो ज़रा शॉर्ट लिव्ड होती थी। अब जो ये फॉर्मुलेशंस आई हैं थोड़ी लॉन्ग लिव्ड हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा हर एक स्किन के लिए सूटेबल है, हर एक स्किन के लिए हम देख लेते हैं। थिन स्किन,
जैसे मैंने कहा टायर्ड और फटीग स्किन, ऐसी स्किन जिसका ख्याल ना रखा गया हो, डिहाइड्रेटेड स्किन, एजिंग स्किन 20s के बाद, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा कि हम ऐसा क्या करें कि, या वेरी नियर टू योर फंक्शन और इवेंट एक ग्लो लेने के लिए जो कि अंदर से हाइड्रेट करेगा। कुछ लोग कहते हैं ना डॉक्टर साहब आप बाहर से लगाने के लिए बता रहे हैं, कुछ ऐसा करें जो अंदर से ठीक हो जाए। तो दैट इज द थिंग कि जो अंदर से आपको बेहतर करती है लेजर्स के अलावा। हाँ, और कुछ लोग नहीं कर सकते, मैं नहीं फॉलो कर सकती कि ये दिन में लगाना है, ये शाम में लगाना है, ये होमवर्क तो बहुत जरूरी है। अच्छा, देखिए अच्छा रिजल्ट आने के लिए क्लास वर्क और होमवर्क दोनों अपनी इंपॉर्टेंस है ना। अगर आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे या रात को मेकअप समेत सो जाएंगे तो यू कैन नॉट कंप्लेन कि जो है हमारी स्किन ख़राब हो रही है। आपको पता है मेकअप से सो जाना या बगैर क्लिनजिंग किए रात को सो जाना, कुछ अप्लाई किए बगैर सो जाना, रात का जो टाइम है वो सारा रिपेयर का टाइम होता है। तो समझे आपने अपना जो स्किन रिपेयर है ना, जो अल्लाह की तरफ से कुदरत का निज़ाम है, उसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है वहाँ। उसके अलावा फिलर की प्लेसमेंट के लिए बहुत डिफरेंट तरह से टेक्निक आ गई हैं। पहले लोग समझते थे कि सिर्फ फोल्ड्स को और लाइंस को भरने के लिए या वॉल्यूम को जहाँ से वॉल्यूम लॉस है उसको भरने के लिए फिलर यूज़ होते हैं, लेकिन अब हम फिलर यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा फेस की रीशेपिंग के लिए, फेस की डायमेंशन को चेंज करने के लिए, पतले फेस को मोटे फेस को मज़ीद चिज़ल्ड और पतला लुक देने के लिए, नोज़ की रीशेपिंग के लिए। अच्छा। तो मतलब फिलर्स आर नाउ यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज, यानी कि सिर्फ भरने का काम नहीं करता। इट कैन शेप योर फेस, इट कैन चेंज द फेस डायमेंशंस, आपके ओवरऑल लुक को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी अपनी जो इन्हांसमेंट ऑफ ब्यूटी है या अपने फीचर्स को इन्हांस करने के लिए, उसमें बहुत सारी जगहों पे हम अब फिलर्स को इस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, हाइफू भी तो आप करती हैं? तो हाइफू बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगता है उनका फेस बहुत बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको इमीडिएट रिजल्ट फरा हाइफू और रेडियो फ्रीक्वेंसी दोनों ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम टारगेट करते हैं थोड़े से चबी और हैवी फेसेस को, जो कि फैट्स को भी टारगेट करता है और साथ साथ स्किन टाइटनिंग भी करेगा। लेकिन आरएफ के रिजल्ट थोड़े ज़्यादा इमीडिएट हैं। हाइफू में इट्स अ वन टाइम ट्रीटमेंट, काफ़ी अरसे के बाद हमें सेकंड सिटिंग लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें पेशेंट एजुकेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। एक तो पेशेंट सिलेक्शन ठीक होना चाहिए, ठीक है, कि आपका पेशेंट का फेस जो है वो चबी हो तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। डबल चिन हो, फेस हमारे एशियन फेसेस वैसे भी थोड़े बड़े होते हैं और ख़वातीन के फेसेस थोड़े हैवी होते हैं, तो उसको डील करने के लिए। उसके अलावा जो है इसका रिज़ल्ट जो है आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो मतलब ओवर द पीरियड्स ऑफ 3 मंथ्स लेकर के पूरा आता है। ठीक। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विच यू नो गेट अप वन डे और उनका ख्याल होता है कि आज हम इस मशीन के अंदर से निकल के बिल्कुल वैसे नजर आएंगे जैसा हमने कभी सोचा है, तो उसको थोड़ा सा हमें काउंसलिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन इट्स अ वेरी नाइस ट्रीटमेंट, नॉन इन्वेसिव, आप इट्स अ लंच टाइम प्रोसीजर, कोई उसका नुकसान नहीं है और इट डज गिव रिजल्ट। लेकिन ये है कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो है वो पेशेंट की हमें थोड़ी सेट करनी पड़ती है। ठीक है, आजकल पीआरपीज भी बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं और उनके बारे में भी बताइएगा, और ख़ासतौर पे बालों के लिए। और वैसे मैंने उसे पाया भी इफेक्टिव कि हेयर लॉस हो रहा हो तो पीआरपी से बाल वाकई आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आप बाकी जैसे आप कहते हैं बाकी एलिमेंट्स आपके ठीक हैं तो बाल गिरना रुकते हैं, बिल्कुल रुकते हैं। हेयर की डेंसिटी में फ़र्क पड़ता है, हेयर वॉल्यूम में फ़र्क पड़ता है, और ख़ास तौर पे एंड्रोजेनिक हेयर लॉस जो मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, उसमें अगर आपके अंडरलाइंग इश्यूज ठीक हैं, आपने हार्मोन्स वगैरह सब चेक कर लिए हैं या उस पर काम करते हुए अगर पीआरपी करते हैं तो आप हेयर लॉस को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ, इट्स योर ओन थिंग, इट्स ऑटोलोगस जो है फॉर्मुलेशन है और उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। इफ़ योर इन्वायरमेंट इज़ क्लीन और जो आप सारी अपनी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको करें, सो इट्स वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो ख़वातीन आती हैं तो ज़्यादातर क्या इश्यूज़ हैं जो आप फेस करती हैं, जिनको आप एड्रेस करती हैं, ताकि अगर कुछ ऐसे हमारे देखने वाले हैं तो हम उनको भी साथ शामिल कर लें? यही मसले हैं जो मैं कह रही हूँ? आप बिल्कुल यही मसले हैं। एक वो मसला है जिस पे मैं समझती हूँ कि इसको मसला ना बनाएं। एक तो मेरा बहुत मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट और मेरा दिल बड़ा दुखता है इस बात पे कि बाज़ दफ़ा बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन के साथ भी लोग, एक तो हर कॉम्प्लेक्शन जो है खूबसूरत है, हाँ, नो डाउट। आपने जो अनइवन टोन की बात की, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, हाँ। इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन द पर्सन विच इज़ बॉर्न विद देयर ओन कॉम्प्लेक्शन, और अगर उनकी स्किन अच्छी है, रिजिलियंट है, उसमें एक चमक है, वो साफ़ सुथरी है, टेकन केयर है, तो प्लीज़ अपने रंग को बदलने की फरमाइश ना करें। एक तो ये चीज़ कि मैं आपको ये बता दूं कि कोई अगर आपको ये कहता है कि हमेशा के लिए आपका कॉम्प्लेक्शन चेंज किया जा सकता है,
یا آپ کے جینیٹکس بدلے جا سکتے ہیں یا آپ کا برتھ کمپلیکشن یا فیملی کمپلیکشن کو ہم بدل سکتے ہیں چند سٹنگز میں. اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل. تو وہ جو سیلیبریٹیز نے یہ والے انجیکشن لگوائے ہیں, فرا آپ بھی ان سیلیبریٹیز کو جانتے ہیں, وہ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ کیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پاکٹ اس طرح کے, یو آر ان دا فیلڈ سے, یا آپ سب لوگ شوبز میں ہے نا, یو سیل یور لکس اور یہ سارا کچھ نا. اسی طرح میں جس سیٹ پہ بیٹھی ہوں, آئی ہیو ٹو لک یو نو آپٹیمم ٹو مائی پروفیشن, کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں ان کو کچھ سمجھ ہے اس بات کی جو نظر آ رہی. تو اس میں کیا ہے کہ پیپل کیپ آن ٹیکنگ, اور صرف وہ چند انجیکشنز نہیں ہوتے, اٹس اے ہول لائف اسٹائل, اٹس اے ہول اسکن کیئر. وہ تو ایک سمجھیں ایک ایڈیشنل چیز ہے جو کہ ڈیفینیٹلی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. اتنے اینٹی آکسیڈنٹس, جیسے میں نے آپ سے کہا ڈائٹ بھی صحیح رکھی, اور اگر آپ اوپر سے لے رہے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ اثر اس کا یہ ہوگا, یو ول ہیو اے مور گلوئی اسکن, یو ول ہیو اے مور ہیلدی اسکن, بیکاز وہ اندر سے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہے. لیکن اگر یہ سمجھیں کہ اب میں نام نہیں لوں گی, جیسے ہمارے اکراس دا بارڈر بھی اور امریکہ میں بھی جیسے پریزیڈنٹس گزرے ہیں جو بھی ہیں جن کے کلر اس طرح کے تھے, تو کیا وہ اتنے پیسے والے ہیں اور اتنا اسپینڈ کر سکتے ہیں, تو کیا وہ بالکل اپنے آپ کو گورا نہ کر لیتے؟ مطلب یہ ایک بالکل ایک اور کیا ہر گورا بندہ خوبصورت ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں ہوتا. میں نے کئی گورے لوگ جو ہیں بڑے انوائنگ دیکھے ہیں, پھیکے دیکھے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی the matter is health of your skin. آپ کی اسکن کی ہیلتھ جو ہے نا, دیٹ از ناٹ یور کمپلیکشن. ہاں آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ 25 اگر رنگ ہے منہ کے, یا بالکل ٹین ہو گئے ہوئے ہیں, یا بالکل ایک ٹام بوائے بن کے آپ دھوپ میں کھڑی ہیں اور جا رہے ہیں اور خیال نہیں رکھ رہے ہیں, یا چھائیوں کی طرف جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ملازمہ بن رہا ہے, فریکلز بن رہے ہیں, تو یو شوڈ ناٹ ٹیک کیئر. یو شوڈ ٹیک کیئر, اینڈ دیٹ از پارٹ آف دا ٹیکنگ کیئر ٹریٹمنٹس. یہ کوئی لائف چینجنگ یا ایسا کوئی گیم نہیں ہے کہ جس سے ہم بالکل مطلب, میرے پاس تو اس طرح کے بھی, مطلب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کسی رشتے میں ہاں کر دی گئی جو کہ فیملی میں رنگ بہت گورا ہے, اور اس کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ آ کے اس کی مدر نے بات کی کہ ہم نے تو ہاں کر دی ہے لیکن وہ سب لوگ اتنے گورے ہیں, اینڈ شی از ناٹ اپ ٹو دیٹ کلر, تو اس کو اب اس کلر پہ پہنچانا ہے. دس از ناٹ فیئر. اس بچی کے اوپر کیا گزرتی اس پہ کیا گزرے گی, اینڈ دا تھنگس وچ آر ناٹ اچیویبل. آپ نے اس کو رکھتے ہوئے کوئی ایک ایسا رشتہ پرومس کیا ہے جس میں آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے, اور آپ نے منع کر دینا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ اور میں منع کرتی ہوں, میرے سارے پیشنٹس کو بہت اچھی طرح پتا ہے, میرا جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے. دا تھنگس وچ کین ناٹ بی ڈن, وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. وی شوڈ کاؤنسل آور پیشنٹ. دس از اے کنٹینیوس پروسیس آف ایجوکیشن. نہیں مانتے کوئی بات نہیں, کہیں اور سے چلے بھی جائیں گے, کچھ اپنا اسپینڈ کر بھی لیں گے یا کوئی ارن کر بھی لے گا, تو بھی ان کو ہماری بات یاد آئے گی کہ انہوں نے صحیح بات کی تھی شاید. اس کے لیے آئی کین ٹرسٹ اینڈ ریکمینڈ یو, اس لیے کہ آئی ہائیلی ٹرسٹ جب بات ہوتی ہے اس طرح کے پروسیجرز کی اور ساری چیزوں کی. اگین فار مینی ریزنز, جس میں سے ایک تو یہ کہ ایجوکیشن اینڈ پریکٹس, اور دوسری پھر جو ایتھکس اینڈ موریلٹی ہے, اینڈ ٹریننگز, کنٹینیوس ٹریننگز, ہاں جس کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. سو آلویز کوشش کریں کہ آپ صحیح لوگوں کا انتخاب کریں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر دکھیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شمائلہ, یہ آپ کے بڑے مصروف دن ہیں آپ کے کلینک پہ, میرے خیال میں بڑے لوگ ہیں. تھینک یو, آپ نے وقت دیا, یہاں پہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا.